नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, ईरान के युद्ध का जो है इम्पैक्ट जो है चारों तरफ दिखने लगा है। शेयर बाजार क्या, गोल्ड और सिल्वर में तो गिरावट इसलिए देखा जा रहा है, ये सिल्वर या इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी मेटल है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो तेल सप्लाई जिस तरीके से रुक रहा है उससे जो है ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस पे कल हम लोगों ने बड़े डिटेल्स में बातचीत किया था। क्योंकि उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तमाम चीज़ बढ़ेगा और इंडस्ट्री के कामकाज पे जो है असर दिखेगा। और इंडस्ट्री के कामकाज पे जब असर दिखेगा तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी मेटल्स हैं, चाहे सिल्वर है, प्लेटिनम है, प्लेडियम है, कॉपर है, ये गिरेगा। लेकिन गोल्ड जो है ऐसी परिस्थिति में मजबूत रहता है। तो गोल्ड क्यों गिरा फिर, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले पूरे बाजार का एक लुक जो है तुरंत 1 मिनट के अंदर में ले लेते हैं। देखिए, जो तेल है WTI जो है वो 6% ऊपर उछला है, 75.22 पे चला गया है। ब्रेंट जो है वो भी 6% के आसपास उछाल मारते हुए $82 पे चला गया है। लेकिन ओपेक जो है उसमें 0.57% की नरमी देखी गई है और ये $69.29 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओपेक का सस्ता हो जाने के बावजूद भी तेल नहीं निकल पाएगा, उस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो आज एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी कि किस तरीके से वो पूरे दुनिया के इकॉनमी को प्रभावित कर रहा है। और अगर हम देखें कि अमेरिका का जो बाजार है, सारे बाजार, डॉ हो गया, S&P हो गया, नेस्डेक हो गया, सब 1% के आसपास गिरा है। सिर्फ जो स्मॉल कैप वाला जो उसका है वो 2% के आसपास गिरा है। अगर यूरोप के बाजार को देखें तो 3% से लेकर 4% के बीच में ये जो सारे जो उसके पांचों बाजार हैं और यूरोपियन यूनियन वाला जो बाजार है वो गिरा है। जापान का बाजार जो है वो 3% से जो है ज़्यादा गिरा कल। और हांगकांग का भी बाजार 1% से ज़्यादा और संघाई का भी बाजार 1% से ज़्यादा गिरा। ऑस्ट्रेलिया भी गिरा जो है, कल अपना बाजार बंद था। तो इस तरीके से चारों तरफ जो है बड़ी हेवी गिरावट देखी जा रही है। और जो सिल्वर में जो है 7.38% की गिरावट देखी गई और सिल्वर जो है अपने यहाँ जो ट्रेड करता हुआ दिखा जो है 2,58,353, 2,58,353, $82 पे आ गया। और जो इसका जो सपोर्ट लाइन है, जो ज़बरदस्त सपोर्ट लाइन है वो 81-80 के आसपास का है, वहाँ पे ये पहुँच गया है। अगर इसको तोड़ेगा सिल्वर तो सिल्वर का जो अब दूसरा सपोर्ट लाइन है वो 70 और 71 है, एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। हालांकि बीच में 76 और 78 भी है, वो छोटे छोटे जो है सपोर्ट है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 70-71। और जिस तरीके से सिचुएशन ये चल रहा है, अब पता नहीं क्या वो 70-71 को टच करेगा या फिर यहीं से रिटर्न करेगा। जो भी होगा वो कंडीशन डिपेंड करता है कि इकॉनमी के आधार पे कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रोल रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हम लोग डिटेल्स में बातचीत करेंगे। बाकी गोल्ड में जो है वो 4% की नरमी देखी गई। गोल्ड जो है वो 1,60,325 पे बंद हुआ। गोल्ड क्यों गिरा, सबसे बड़ा सवाल, गोल्ड क्यों गिरा, इस पे आगे हम लोग बातचीत करेंगे। बाकी जो है अगर हम देखें कि कॉपर जो है वो 2% गिरा, प्लेटिनम जो है वो 9.73% गिरा, प्लेडियम जो है वो 6.85% गिरा। तो चारों तरफ जो है हेवी बिकवाली चल रही है। आज हमारा शेयर बाजार खुलेगा, शेयर बाजार कहाँ किस तरीके से ट्रीट करता है वो देखना होगा और अपने शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल अंत में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देखिए, ऑयल क्राइसिस 1973 भी था, ऑयल क्राइसिस जो है 1979 भी था, लेकिन इस बार वाला जो ऑयल क्राइसिस है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद हो गया है। हालांकि ईरान के मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि हमने बंद नहीं किया है, और ये बात फैक्ट है। क्योंकि चीन की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट आया ईरान को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, लेकिन वहाँ से कोई भी शिप नहीं जा रहा है। वहाँ पहले जो है 3 शिप पे जो है छोटा सा बम्बार्डिंग किया गया था, हल्का सा नुकसान किया गया था। उसके बाद से ये नक्शा देख लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ है। अब है क्या कहानी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या चीज़ भाई? यहाँ तो जो है बहुत सारे जो है रेड सी है, सुएज कैनाल है, दूसरा भी अलग कैनाल है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ऐसा महत्व क्या है, तो इसको हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं। देखिए, जो दुनिया का जो 5 सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है वो जो है पर्शियन गल्फ के पास में है। आप ये नक्शा देखिए, ये पर्शियन गल्फ है और इसके इर्द गिर्द सारे हैं, जिसमें कि ग्वार ऑयल फील्ड जो है सऊदी अरबिया का, जो दुनिया का नंबर 1 ऑयल फील्ड है। उसके बाद बुर्गन, ये कुवैत का है, सबसे बड़ा ऑयल फील्ड। तीसरा अहवाज, ये ईरान का है। चौथा अपर जखम, ये UAE में है जो है। और पांचवा जो है सफ़ाया ऑयल फील्ड, ये भी जो है UAE में है। तो ये 5 बड़े ऑयल फील्ड हैं और ये सब पर्शियन गल्फ के पास में है, और यहाँ तेल निकलता है। और ये तेल जो है ऊपर देखिएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है,
वहाँ से निकलकर फिर अरेबियन सी और तमाम जगह चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हो गया है ठप। अब ठप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब ये तेल निकलेगा कैसे। देखिए यहाँ से जो है लगभग 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलता है। अब इसका दो रास्ता है निकलने का। एक तो है कि जो ईस्ट वेस्ट जो है एक पाइपलाइन बना हुआ है सऊदी अरबिया से, जो कि सीधा रेड सी में चला जाता है, और दूसरा पाइपलाइन जो है वो सऊदी से बना हुआ है। लेकिन इन दोनों पाइपलाइन से जो है आप 6 मिलियन जो बैरल प्रतिदिन भेज सकते हैं, यानी 14 मिलियन बैरल प्रतिदिन जो है वो नहीं भेज पाएंगे। तो ओपेक जो रेट कम कर दिया है उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो तेल भेज ही नहीं सकता जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं खुलेगा। अब उसमें है कि अगर आपने भेज दिया रेड सी में, जो तेल भेज दिया, तो रेड सी में तेल जो है दो रास्ते से निकलेगा। रेड सी से जाइएगा तो नीचे बैब ऑफ अल मंदाब है, यहाँ से निकलकर फिर जो है सीधा अरबियन सी पे आ जाएगा, और दूसरा ऊपर सुएज कैनाल है, वहाँ से तेल निकल सकता है। अब जो 5 बड़े जो है ऑयल टर्मिनल हैं उसके, और उसमें से खासकर 3 जो रास तनूरा ऑयल टर्मिनल और रास लफान, ये शट डाउन हो गया है पूरी तरीके से। यहाँ पे हल्का सा बम गिरा था तो ये शट डाउन हो गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर है नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड, इसमें यूरोप को गैस जाता है कम्प्लीटली, और यूके को तो पूरी तरीके से जाता है, और गैस का रेट भागने लगा है। इस समय विंटर नहीं है वहाँ पे, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती यूरोप का। लेकिन यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है? ईरान ने तो बंद नहीं किया, और बम्बार्डिंग भी हुआ था 3, उसके बाद से वहाँ कोई बम नहीं मारा जाता है, तो जा क्यों नहीं रहा है? तो इसमें यह है कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी ऑयल टैंकर जाएगा, चूँकि वो रिस्क है, वो डूब सकता है, और उससे इंश्योरेंस कंपनी को हेवी नुकसान होगा। मतलब 400 से लेकर 200 से लेकर 300 मिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है एक शिप पे। तो इसलिए उसने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है। और ऐसी 7 कंपनियां हैं, ये 7 जो बड़ी कंपनियां हैं, इसका लिस्ट डाल दे रहा हूँ। और ये 90% जो ऑयल पे जो इंश्योरेंस, ऑयल टैंकर जो मूव करता है, उसका इंश्योरेंस जो है ये 7 कंपनियां देती हैं। और इसने पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिया है। अब इसको लेकर ट्रंप जो है इंटरफेयर किया है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जाना चाहिए, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी लेकिन तेल का जाना बंद नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनका ये ट्वीट देखिए। साथ उसने 2 बातें कही हैं कि अमेरिकन कंपनी को कहा है कि आप इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड कीजिए, जो भी गवर्नमेंट वाला है, और साथ में नेवी को कहा है कि आप प्रोटेक्शन दीजिए उनको, ताकि वहाँ से शिप जा सके। क्योंकि ये तेल संकट जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। इस तेल संकट से ये होगा कि चीज़ें, कीमतें ऊपर भागेंगी, और तमाम बातें हैं वो तो है ही है फैक्ट। इसके अलावा जो वहाँ पे जो गैस तेल जो क्राइसिस 1973 और 79 में देखा गया था, वो तस्वीर फिर से दिखने लगेगा। देखिए इसका ये असर हुआ है कि अमेरिका में जो है वो ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो महंगा होता जाएगा इससे। अगर वहाँ पे हम देखें कि पहले जो है $3.10 प्रति गैलन था, वो बढ़कर 3.35 गैलन प्रति चला गया है। अब इसको लेकर जो बैठक ये है कि जो फेड जो जून में रेट कट करने वाला था, जो नए फेड चीफ जो आने वाले हैं 16 मई से जो ज्वाइन करेंगे, केविन वार्स, उनकी पहले बैठक जून में थी, और ये तय था कि वहाँ इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा। जैसा कि ट्रंप की तरफ से जो बातें आ रही थी कि इंटरेस्ट रेट को कट करके 1% के आसपास लाना है और तमाम बातें, तो वो रेट कट किया जाएगा, ये था। और वो रेट कट होना यानी गोल्ड का मजबूत होना, डॉलर इंडेक्स का कमज़ोर होना। लेकिन अब वो खबर आ रही है कि वो रेट कट नहीं होगा। और इसको किस तरीके से किया जाता है, तो वहाँ CME फेड वॉच है, और इसका जो आंकड़ा होता है वो वही होता है जो फेड सोचता है। तो CME फेड वॉच वे जो है ब्याज दर जो है एज इट इज, इसको स्थिर रखने की संभावना पहले 50.4 था, जो बढ़कर 63% पे चला गया है। यानी जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा, नंबर 1। तो जब फेड रेट नहीं कट करेगा और बॉन्ड यील्ड ऊपर गया हुआ है 4% के आसपास, तो ऐसे में जो बॉन्ड पे जो पैसे लगे हुए थे वो फिर से वापस आने लगेंगे,
और वहाँ से नहीं निकलेगा। चूँकि बॉन्ड यील्ड मतलब कि आपको एक महंगा ब्याज मिल रहा है, लेकिन उसको जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि जब महंगा मिलता है तो इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है, तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है, महंगा होते हुए भी सस्ता हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट करने की बात नहीं आ रही है, तो जो बॉन्ड के लिए जो पैसा मिल रहा है वो काफ़ी लुभावना हो गया। तो इसके कारण गोल्ड से पैसे निकलकर अब बॉन्ड में जाने लगे। और डॉलर इंडेक्स जो है, इस एक कदम से डॉलर इंडेक्स ऊपर भाग गया। जो पहले 97 के आसपास था, वो भागता हुआ इस समय 99.07 पे चला गया है और एक दिन में 0.70% की तेज़ी आ गई है। मतलब 0.1% की तेज़ी एक दिन के अंदर आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूत हो गया। ये रेयर है, ये ऐसे सिचुएशन में होता नहीं है, लेकिन यहाँ हो रहा है। अब इसके कारण जो है गोल्ड से बिकवाली शुरू हो गई और गोल्ड से पैसे बॉन्ड और डॉलर और इस पे रिजर्व करेंसी पे जाने लगा जो है। अब ये आगे टिकेगा या नहीं टिकेगा ये कहना मुश्किल है, ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा इस पे भी हम लोग आएंगे 2008 वाले रिसेशन पे और 2002 वाला .com बबल जो रिसेशन जो था उस समय। चूँकि अब ये मामला ऑयल क्राइसिस से निकलकर जो है, चूँकि इसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो है ग्रोथ पे खतरा नज़र आ रहा है, तो इसलिए वहाँ निकल कर जाएंगे अब हम लोग। तो अब ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या हो गया, इसमें और 2-3 रीज़न हो गए कि पैनिक सेल ऑफ होने लगा। जैसे ही रेट गिरा तो लोग बेचने लगते हैं। फ्यूचर मार्केट अस्थिर हो गया, मार्जिन वाला फैक्टर आ गया इसमें, और निवेशक जो है इसमें डर से बेचने लगे। तो उसके कारण जो रीज़न था इसने गोल्ड के प्राइस को ट्रिगर कर दिया और गोल्ड जो है ऐतिहासिक गिरावट गोल्ड में दर्ज हुई 4% के आसपास। ठीक, अब इसमें यह देखा गया है, इसमें आंकड़ा मैंने खंगाला कि जो 2008 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था उस समय गोल्ड का क्या सिचुएशन था। ये ग्राफ भी चिपका दे रहे हैं। तो गोल्ड जो है शुरुआत में $1000 के आसपास था, लेकिन जब रिसेशन शुरू हुआ तो उस समय सितंबर अक्टूबर के आसपास आ गया। मतलब 30% के आसपास की गिरावट हो गई थी, 25 से लेकर 30% के बीच में। क्योंकि निवेशक बेचकर जो शेयर बाजार में जो मार्जिन लगा रखा था, जिन लोगों ने जो है लिवरेज ले रखा था, वो लोग इस चीज़ को बेचकर वहाँ पैसा दे रहे थे, क्योंकि गोल्ड में उनको पैसा मिल रहा था। तो और वो स्थिति इस बार भी हल्का फुल्का देखा जा रहा है। तो जिसके कारण रिसेशन के समय, जब ऐसा होता है, जब रिसेशन होता है तो गोल्ड ऊपर भागता है, उस समय ये गिरावट देखी गई। लेकिन उसके बाद से फिर क्या हुआ कि गोल्ड ने अपना रंग बदला और 2009 से उसमें मजबूत रैली शुरू हो गई और 2011 में जाकर ये $1900 पे चला गया, $1900 पे चला गया। यानी रिसेशन के पहले जिस पोजीशन पे था उससे लगभग 90% ऊपर चला गया। लेकिन रिसेशन के दरमियान वो गिरा, और गिरने की मेन वजह था कि जो शेयर बाजार में लोगों ने जो शॉर्ट कर रखे थे, तमाम चीज़ कर रखे थे, जो पोजीशन बना रखे थे, उसको काटने के लिए उसको पैसे देने थे, उस पैसे देने के लिए गोल्ड की बिकवाली हो गई थी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन इस बार जो है ये तो है ही है, क्योंकि शेयर बाजार में बिकवाली हो रहा है तो वो पैसे निकल रहे हैं। पहले सिल्वर से निकला, अब गोल्ड से निकला, और उसके वजह कर पैनिक हुआ और उसको दूसरा चीज़ सपोर्ट कर दिया फेड वाले ने, जो हम लोगों ने बात किया। तो ये 3 फैक्टर मिलके गोल्ड को कमज़ोर कर दिया। देखिए 2000 में जो .com बबल था उस समय भी गोल्ड इसी तरीके से गिर गया था और $270 प्रति आउंस पे चला गया था। और उसके बाद से जब .com बबल ख़त्म हुआ तो वो वहाँ से उछाल लेते हुए फिर $350 पे चला गया। देखिए ये तो पूरी कहानी थी गोल्ड की। अब इसके बाद से ये डिपेंड करता है कि आगे अमेरिका का इकॉनमी किस तरीके से करता है। अगर ट्रंप अपने इकॉनमी को बहुत इम्प्रूव कर देते हैं और जो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है जो 125% के आसपास है उसको ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं, 100 से नीचे ले आते हैं या 110 पे ले आते हैं, और दूसरी बात कि जो है डॉलर जिस तरीके से उसका मजबूत जा रहा है इसको आगे भी मजबूती रखते हैं, और बॉन्ड में जो तत्कालिक जो सपोर्ट आया है इस सपोर्ट को भी आगे सस्टेन करके डॉलर इंडेक्स को जो है 100 के ऊपर लेकर चले जाते हैं, तब तो वो अमेरिका के इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा, फिर गोल्ड के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर वो गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा। बाकी सिल्वर की जो कहानी है, सिल्वर में यह है कि ग्रोथ का खतरा मंडराने लगता है। तेल जैसे ही नहीं मिला तो ग्रोथ रुकेगा, ग्रोथ रुकेगा तो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे गिरावट देखी जाएगी। तो उसके कारण सिल्वर में गिरावट देखी गई। सिल्वर से ज़्यादा गिरावट जो है प्लेटिनम में देखा गया। तो ये चीज़ ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके बारे में हमने आपसे बात किया वो अगर खुल जाता है
तब तो स्थिति धीरे धीरे फिर से नॉर्मल होने लगेगा। और अगर नहीं खुलता है तो स्थिति और गंभीर हो सकता है। ये चीज़ है। बाकी अपने शेयर बाज़ार के बारे में बात कर लें हम लोग। हमारा शेयर बाज़ार जो है 24,865 पे बंद हुआ था। अब जो है मंडे का जो लो बना था वो 24,603 था, तो उसको तोड़ता है या क्या करता है वो देखना होगा। बाकी अभी हाल में जो लो बना था वो 24,338 बना था, तो वो भी बचा पाता है या नहीं, वो भी एक सवाल है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के शेयर बाज़ार में बहुत तेज़ गिरावट हुई है। और अगर ये नीचे जाता है तो एक और सवाल है कि 24,000 को क्या ये तोड़ता है या 24,000 के ऊपर रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपना जो निफ्टी है वो ओवरसोल्ड जोन पे है। ऑलरेडी जो है ये अभी 21.8 के पीई पे है, तो काफ़ी सस्ता बाजार है इस वक्त। और चूँकि जो सिचुएशन चल रहा है तो ये इस बाज़ार पे कितना इम्पैक्ट डालता है ये देखना होगा। लेकिन जो भी चीज़ें इस पे जितनी भी बिकवाली आएगी वो चीज़ें जो है, एक जो पूरी तरीके से बिका हुआ बाज़ार है उसमें और बिकवाली होगी तो चीज़ें बहुत ही सस्ती रहेगी, बहुत ही सस्ता एक पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अब ये जो है युद्ध कितना लंबा खिंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना लंबा खिंचता है, उस पर काफ़ी कुछ बाज़ार पे डिपेंड करेगा। लेकिन चूँकि दुनिया का जो तमाम शेयर बाज़ार है सब महंगा था, क्योंकि पिछले एक साल में दुनिया का सारा शेयर बाज़ार भागा। सिर्फ अपना शेयर बाज़ार जो है वो 2024 के बाद से, सितंबर 2024 के बाद से नहीं भागा है, वो थमा हुआ है, एक तरीके से नीचे गिरा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो चीज़ें हैं, मतलब इसको हम बस एक ही लैंग्वेज में कहेंगे कि यहाँ जितनी बिकवाली होगी, अब ये बिकवाली एक फेज़ में होगा या 2 फेज़ में होगा। देखिए बाकी लड़ाई में तो एक फेज़ में वापस हो जाता था, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जुड़ा हुआ है, तो एक दिन तो हो गया है, अब दूसरा दिन आज है, अब ये और कितने दिन होते हैं ये कहना मुश्किल है। बस इतनी ही बात है, कल मिलते हैं फिर। और कोई खरीदने का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी कीजिएगा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।